नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती पर ट्वीट किया और उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सुविख्यात साहित्यकार एवं उत्कृष्ट कवि, महान दार्शनिक, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में उनकी कालजयी रचनाओं और विचारों का अतुलनीय योगदान है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट की हम ये तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में रविंद्रनाथ ठाकुर की तमाम जो कालजयी रचनाएं हैं उनमें और उनके विचारों का अतुलनीय योगदान है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जन्मदिन पर बधाई दी। उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे सहयोगी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कैंसर संस्थान और पीजीआई में 1203 पदों पर होगी भर्ती। पैरामेडिकल टेक्नीशियन और दूसरे संवर्ग में होगी भर्तियां। मरीजों को बेहतर इलाज के लिए कर्मचारियों की कमी होगी पूरी। पीजीआई में 3 चरणों में करीब 1800 पदों की भर्ती पूरी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की लखनऊ से, कैंसर संस्थान और पीजीआई में 1203 पदों पर भर्ती होगी और कैंसर संस्थान और पीजीआई में 1203 पदों पर भर्ती होगी। पैरामेडिकल टेक्नीशियन और दूसरे संवर्ग में भर्तियां होंगी। मरीजों को बेहतर इलाज के लिए कर्मचारियों की कमी पूरी की जाएगी। पीजीआई में 3 चरणों में करीब 1800 पदों की भर्ती पूरी होगी। मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष मिश्रा, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 1203 पदों पर भर्तियां होनी है पीजीआई में, और इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि कुल 1800 जो पोस्टें थी वो निकाली गई थी, जिसमें टेक्नीशियंस थे, लैब टेक्नीशियंस थे और साथ ही साथ अदर्स जो फील्ड के लोग थे, जो कर्मचारी हैं, जिसमें समूह आते हैं, उनको लेके भर्ती की मांग बहुत दिनों से चली थी। कैंसर इंस्टीट्यूट और पीजीआई में लगातार देखा जाता है क्योंकि जिस तरीके से रश बढ़ा था, जिस तरीके से मरीजों की तादाद बढ़ती, उसमें कहीं ना कहीं जो टेक्नीशियंस और लैब टेक्नीशियंस होते थे और जो अदर सर्वर के लोग होते थे, उनकी कहीं ना कहीं कमी जरूर करती थी। तो 1800 पद को सृजन किया था, जिसमें 3 चरणों में होना था। हमने देखा था जिस तरीके से पहले करीब 597 पदों पे भर्ती की गई थी। उसके बाद अब जो 1203 पद हैं उसके लिए अब भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो टेक्नीशियंस को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना था, दूर दूर से लोग आते थे, दूर दराज से लोग आते थे, उनको काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। 3 से लेकर 6 महीने तक की जो वेटिंग पीरियड होता था वो होता था। तो क्योंकि पीजीआई और कैंसर इंस्टीट्यूट ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे जो मरीज आते हैं वो अनुमान 2nd या 3rd स्टेज के पेशेंट होते हैं, जो डायरेक्ट होते हैं, जो अपने ज़िले में या फिर जो उसके जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जब रिजेक्ट किए जाते हैं तब उनको रिफ़र किया जाता है ऐसे बड़े संस्थानों में। तो उसमें कहीं ना कहीं जो स्टेज होता है, जो टाइम होता है, उसको कैसे बचाया जाए, किस तरीके से बेहतर सुविधाएं दी जाए पेशेंट्स को, इसको लेके 1800 पदों के मांग की गई थी, जिसमें से 597 पद पहले भर लिए गए थे। 3 चरणों में होने थे। अब माना जा रहा है दूसरे चरण में 1203 पदों को एक साथ करके जो पूरी 1800 की प्रक्रिया है उसको बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और जिस तरीके से जो लंबा समय इंतजार करना पड़ता था मरीजों को, जो गंभीर रूप से बीमार होते थे, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, पीजीआई में देखा था किसी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित जो मरीज होते थे, उनको अब इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। तो एक बहुत बड़ी पहल है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेहतर स्वास्थ्य के महकमे को लेकर अपनी कोशिश जारी रखती है, उसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बड़ा कदम है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो बेहतर सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो संकल्पित है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार,
उसमें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और बहुत से मरीजों को इससे लाभ मिलने वाला है। ठीक है, मनीष आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, संजय शेरपुरिया को दिल्ली लेकर के गई है लखनऊ पुलिस। नोएडा के ऑफिस में भी पुलिस ने दफ्तर खंगाला है। पुलिस ने दिल्ली स्थित ठिकाने से कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। राइडिंग क्लब के कब्जा किए मकान पर भी पुलिस लेकर के गई है। लखनऊ पुलिस शेरपुरिया को गुजरात भी लेकर के जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर संजय शेरपुरिया को दिल्ली लेकर के गई है लखनऊ पुलिस। नोएडा के ऑफिस में भी पुलिस ने दफ्तर खंगाला है। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। मनीष, संजय शेरपुरिया को दिल्ली लेकर के लखनऊ पुलिस गई है, इसके बारे में आपके पास क्या कुछ अपडेट है? आज ये देखिए, आपको बता दूं, संजय शेरपुरिया पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार खंगाल करती है, सबसे अहम चीज़ रहती है कि किस तरीके से संजय शेरपुरिया का जो सिंडिकेट था, जो उसके सफ़ेद कॉलर कहें वाइट कॉलर, जो उसके फ्रेंड्स थे, जो उसको कहीं ना कहीं मदद करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य कहें सिंडिकेट चलाना अकेले संजय शेरपुरिया के बस की बात नहीं है। कितने पैसों की लॉन्ड्रिंग होती थी, किस तरीके से जो लोग होते थे वो कौन इन्वॉल्वमेंट होता था, इसको लेके बड़ी छानबीन चल रही है और कहीं अहम सुराग भी लगे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। इसी तहत में अब उसको दिल्ली एनसीआर लेके गया है। माना जा रहा है कि एनसीआर में नोएडा में स्थित उसके आवास पे भी छापेमारी की गई थी, उसका जो ऑफिस है उसको भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली की 2-3 ठिकानों पे भी इसको लेके जांच की जा रही है कि किस तरीके से कुछ अहम दस्तावेज भी माना जा रहा है कि उसके हाथ लगे हुए हैं, दिल्ली लखनऊ पुलिस के हाथों दस्तावेज लगे, कि जिस तरीके से कि इतना ज़्यादा जो लेन देन होता था, किसके मार्फत होता था, किस सिंडिकेट के होता था, इतने बड़े अधिकारियों के बीच में पैठ कैसे बैठाई थी संजय पुरिया ने, इतने बड़े लोग के कांटेक्ट में कैसे आता था, कौन लोग थे जो उसकी बीच की जो सीढ़ी होती है वो लोग कौन थे, उसको लेके भी बहुत अहम जिम्मेदारी जानकारी माना जा रहा है लखनऊ पुलिस को मिली है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसके साथ ही साथ संजय शेरपुरिया को गुजरात ले जाने की भी तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि गुजरात में भी उसके सिंडिकेट वहाँ था, वहाँ पे भी उसके ठिकाने हैं जहाँ पे एक बार छापेमारी के साथ कई सुराग मिल सकते हैं। तो इस समय संजय शेरपुरिया क्योंकि रिमांड पे है और लगातार पुलिस उससे इंट्रोगेट कर रही है, इंट्रोगेट में जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस जगह पुलिस संजय को लेके जा रही है। साथ ही साथ हमने देखा था किस तरीके से पहले लखनऊ में भी तमाम उसने जो अधिकारी हैं उनके साथ घाट होने की उसने जिक्र की थी। कौन से वो नाम है, कौन से लोग हैं जो संजय के साथ थे, जो संजय के सिंडिकेट को चलाने का काम करते हैं, किस तरीके से एक आम आदमी जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतने बड़े लोगों के संपर्क में आते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य बनाता है, न केवल प्रदेश में बल्कि देश के तमाम हिस्सों में उसकी प्रॉपर्टीज रहती है, विदेशों में उसके पैसे लगते हैं। तो कौन लोग उसके साथ थे, किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है, कहाँ का उसका पैसा लगा है, कौन कौन से उसके और ठिकाने, इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पूछताछ कर रही है। और इसी की कड़ी में आज दिल्ली और नोएडा स्थित ठिकानों पे छापेमारी हुई। इसके साथ माना जा रहा है कि गुजरात में भी कुछ ठिकानों पे जानकारी मिली जहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस संजय को गुजरात में लेके जाती है। उसके बाद माना जा रहा है कि जो तमाम जानकारी मिलेगी उसके आधार पे आगे वाले समय में कई बड़े नाम, कई वाइट कॉलर लोग के साथ भी पूछताछ होती है। उसके बाद माना जा रहा है कि अगर संजय का ये सिंडिकेट फूटता है तो तमाम ऐसे लोग हैं जो काली कमाई में संजय के साथ देते थे, अब उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। जी ठीक है, मनीष आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे और इसी के साथ साथ अगली महत्वपूर्ण खबर जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर है, 21 मई को हज यात्रियों की पहली फ्लाइट जाएगी। 15 मई तक बकाया रकम हज यात्रियों को जमा करनी होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी हुआ सर्कुलर, यूपी से 26,786 यात्री हज पर रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, हज यात्रा से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर है। 21 मई को हज यात्रियों की पहली फ्लाइट जाने वाली है। 15 मई तक बकाया रकम हज यात्रियों को जमा करानी होगी। हमारे साथ लगातार ज्यादा जानकारी के लिए मनीष मिश्रा लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। मनीष, हज यात्रा को लेकर के ये बड़ी अपडेट है कि 21 मई को हज यात्रियों की पहली फ्लाइट जाएगी, लेकिन 15 मई तक बकाया रकम हज यात्रियों को जमा करवानी होगी। इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? आज यह निश्चित तौर से देखिए एक बड़ी खबर है जिसको लेके हज यात्रियों में जो हज पे जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि 21 मई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जिद्दा के लिए पहली उड़ान भरेगी हज यात्रियों को लेके, जिसमें माना जा रहा है कि 26,786 लोग के आवेदन स्वीकार हुए थे, उनको लेके यहाँ से जिद्दा के लिए भरी जाएगी। पर जिस तरीके से क्योंकि अमाउंट भरने होते हैं उसकी किस्तों में भरना होता है, पहली किस्त जो होती है वो हमने देखा था किस तरीके से दिसंबर से फरवरी के बीच में आपको जमा करनी थी। अब जब फाइनल स्टेज जब आपको कॉल होती है तो उन
26,786 लोग को अपनी जो किश्त है, जो अंतिम किश्त होती है, जिसमें माना जाता है कि जो जिद्दा की तरफ जाने होते हैं, हज यात्री होते हैं, उनकी फाइनल उसके बाद काउंटिंग होती है कि कौन लोग जा रहे हैं, उसको लेके पूरी तैयारी कर ली गई है। अब उनको आखिरी दिया गया है, समय दिया गया है कि जो कि 15 मई डेट रखी गई है अपनी अंतिम किश्त जमा करने की। उसके बाद जो पहली उड़ान है जिद्दा के लिए, वो 21 मई को लखनऊ से उड़ेगी। और साथ ही साथ जो हज यात्री हैं जिनकी पूरी मेडिकल की जो तैयारी होनी है या फिर हज हाउस जो तैयार होना है, उसको लेके भी पूरी अंतिम दौर पे प्रक्रिया चल रही है। लगातार मोहसिन रजा जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पे लगातार उन्होंने दौरे किए थे, लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ पे लगातार जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि सुनिश्चित कर लिया जाए कि किस तरीके से हज यात्री जो है उनको कोई परेशानी ना हो। जिस तरीके से काफ़ी तादाद में लोग जाते हैं, उनके रहने की, उनके हज हाउस में रुकने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से लोग आते हैं, जो आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था हो, तो उनके साथ कई लोग आते हैं जो उनको छोड़ने के लिए आते हैं, उनको रुखसती देने के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। क्योंकि मौसम को देखते हुए देखा गया है कि गर्मी का मौसम होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है कि लास्ट में रहेगा, मई के लास्ट में रहेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके, हज हाउस से लेके मेडिकल की सुविधाओं को लेके और एयरपोर्ट पे भी जिस तरीके से जो हज आती है उनको फ्लाइट तक सही सलामत पहुँचाया जाए, उनको सुनिश्चित किया जाए कि उनको कोई तकलीफ ना हो, इसको लेके भी तैयारियाँ अंतिम दौर में हैं। जी ठीक है मनीष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का आज कई जिलों का दौरा है। निकाय चुनाव में प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। तो देखिए, नगर निकाय चुनावों को लेकर के ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं। बलिया, बस्ती और सिद्धार्थनगर में डिप्टी सीएम का दौरा है। जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। सुबह 11:25 पर रामलीला मैदान पहुंचकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जनसभा करेंगे। दोपहर 1:20 पर बस्ती में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। और इसके बाद 2:50 पर तहसील परिसर, नौगढ़, सिद्धार्थनगर और कई जगहों पर आयोजित करेंगे जनसभा। तो ये हम आपको डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की अपडेट दे रहे हैं। और आज 2 से 3 जगहों पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जनसभा करेंगे। और इन जनसभाओं का मुख्य मकसद यही है कि जनता के बीच में पहुंच करके बीजेपी की नीतियों को पहुंचाया जाए ज्यादा से ज्यादा। और अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज रामपुर के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तकरीबन 1:30 बजे बिजार खाता में जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद प्रचार में जुटे हुए हैं और 1:30 बजे बिजार खाता में जनसभा को संबोधित करेंगे। फहीम खान हमारे साथ संवाददाता रामपुर से लाइव बने हुए हैं। फहीम, लगातार दौरे चल रहे हैं, बीजेपी की ओर से जनसभाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जनसभा करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां दिखाई देती है, माहौल क्या दिखाई देता है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? मैं आपको बता दूं कि रामदर आजम खां और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जिस तरह से अपने प्रचार की झड़ी लगा दी है और डोर टू डोर भी जा रहे हैं और जनसभा भी कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की तरफ से या गठबंधन की तरफ से कोई भी नेता यहाँ नहीं आया था। वीवीआईपी मूवमेंट कोई नहीं हुआ था, लेकिन आज ब्रिजेश पाठक से लेकर भूपेंद्र चौधरी और अनुप्रिया पटेल तक से लेकर बहुत सारे मंत्री रामपुर के अंदर यानी कि स्वार के अंदर मौजूद होंगे। और आज जो है वो लगातार बहुत जबरदस्त प्रचार की तैयारी आज भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एसके गठबंधन ने की हुई है और ये जो है लगातार चलेगी। और जैसे कि कल आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है प्रचार का, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी
स्वार के अंदर होंगे। तो लगातार ये लोग प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करने के बाद जो है लोगों को रिझाने की, वोटों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि रात ही आजम खान ने भगवान श्री राम का नाम लेकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी और उनसे कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जुड़े। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है वो हिंदू है, जिनका नाम अनुराधा चौहान है। तो अब तरह तरह के जो प्रयास हो रहे हैं वोटरों को लुभाने के, अपने पक्ष में लाने के, वो अपने आप में क्या गुल खिलाते हैं। 10 तारीख में वोट पड़ने हैं और 13 तारीख में काउंटिंग होनी है, ये देखना तो बाकी होगा। लेकिन आज रामपुर जो है वो सियासत का पारा आज बहुत जबरदस्त, रामपुर में सियासत का पारा हाई रहेगा। रामपुर के अंदर वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है। उप मुख्यमंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री कई यहाँ मौजूद होंगे और लोगों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए साधेंगे। जी बिल्कुल, तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं रामपुर में, क्योंकि रामपुर की सीट बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और लेकिन इसी के साथ साथ फ़हीम, हम ये भी जानना चाहते हैं, अगर धरातल पर बात करें, जनता के मूड की बात करें, तो किसकी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है? देखिए, चर्चा की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये सीट अपना दल एस को दी है, अपना दल एस से एक मुस्लिम चेहरा उतारा गया है, वो कहीं ना कहीं हिंदू वोटरों में नाराजगी का सबब बन रहा है। हिंदू वोटरों का ये कहना है कि जब हमें मुसलमान को वोट देना ही नहीं है तो हम तो अपने प्रत्याशी हिंदू को वोट देंगे, चाहे वो समाजवादी से क्यों ना हो, है तो कम से कम हिंदू। तो ये जो नाराजगी है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। लेकिन अगर रामपुर वाला खेल खेला गया, रामपुर वाली रणनीति अपनाई गई सरकार की तरफ से और पुलिस और प्रशासन की तरफ से, तो जाहिर सी बात है सीट तो जीत लेना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। सीट को जीता जा सकता है, वोटरों को अपनी तरफ घुमाया और लुभाया जा सकता है, वोटर अपनी पक्ष में किए जा सकते हैं। ये तो बहुत आसान होगा, लेकिन जिस तरह से कैंडिडेट को उतारा गया है उस कैंडिडेट की वजह से इनके वोटों में बिखराव जरूर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है फ़हीम, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। मैनपुरी से अगली खबर आपको बता दें, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जेल अधीक्षक का कैदियों से बदसलूकी का मामला सामने आया है। मामले में डीजी जेल ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। कैदियों से वसूली न मिलने से नाराज हुई थी जेल अधीक्षक, और नाराज जेल अधीक्षक ने मंच से दी थी एक कैदी को गाली। जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी की करतूत कैमरे में कैद हो गई है। अंबेडकर जयंती के मौके पर पैसे ना देने पर कैदी पर बरसी थी अधीक्षक, और संबोधन के दौरान चप्पल पहनी नजर आई थी जेल अधीक्षक। जेल अधीक्षक का एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया के पास है, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। नाराज जेल अधीक्षक ने मंच से गाली तक दे दी, और वो नाराज थी इसलिए क्योंकि कैदियों ने चंदा नहीं दिया था। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रही है मंच से। मैंने जितना लास्ट टाइम इस फंक्शन को एंजॉय किया था, आज उतना ही बुरा फील कर रही हूँ यहाँ पे आके। मैं आके देख रही हूँ कि सब चीजें इतनी अव्यवस्थित हैं। कोई 4-5 लोग मिलके कितना कर लेंगे? जब कौन है ये, कौन बात कर रहा है वहाँ पे? क्यों बात कर रहे हो? को समझ में नहीं आ रहा है, बुला इसको। अपनी खुशी के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे, खुशी बांटने आई हूँ। लेकिन तुम लोग इतने बदतमीज और वाहियात किस्म की श्रेणी हो ना कि तुम लोग के लिए आना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है। मैं आज यहाँ थी भी नहीं, स्पेशली आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आना था, यहाँ उपस्थित होना था। मैंने जितना लास्ट टाइम इस फंक्शन को एंजॉय किया था, आज उतना। तो सुना आपने किस तरह से ये जो जेल अधीक्षक है वो कैदियों से बदसलूकी करती हुई नजर आई। हालांकि इस वीडियो पर जांच होनी जरूरी है। आगे बढ़ रहे जालौन से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारातियों से भरी बस को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में सवार थे 40 लोग। 17 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर खंती में पलटी बस। लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बारात जो कि थाना रेंडर क्षेत्र के से गई थी, ग्राम मड़ेला से थाना रामपुरा क्षेत्र में ये बारात गई थी, लेकिन दुतावली गांव में, और वहां से लौटते समय
लगभग 2:30 बजे के आसपास इस बस का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उस समय इस बस में लगभग 40 लोग बताए जा रहे हैं। वो बारातियों से भरी हुई बस थी और इसमें लगभग 15 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल। और गोंडा से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने जारी किया है एक वीडियो। बीजेपी सांसद से खाप पंचायतों के अध्यक्ष से अपील की है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा के खाप पंचायतों से बोले, ये लड़ाई मैं आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। ये कहानी क्यों बनाई गई है ये बाद में पता चलेगा। खाप पंचायतों के अध्यक्ष से बोले बृजभूषण शरण सिंह, हो सके तो अपने बेटे की आवाज सुन लेना। खाप पंचायतों के दिल्ली पहुंचने से पहले ये वीडियो जारी किया है। गांव की कोई भी पहलवान बेटी आरोपों को सही नहीं बताएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। खाप पंचायतों के दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने कहा है कि एक बार इस बेटे की भी आवाज सुन लेना। गांव की कोई भी पहलवान बेटी आरोपों को सही नहीं बताएगी। लड़की पहलवानी करती हो तो 1 मिनट अकेले बुला करके उससे पूछ लेना। कोई बच्चा पहलवानी करता हो, कैडेट का हो, जूनियर का हो, सीनियर का हो, 1 मिनट अकेले में बुला करके पूछ लेना। और अगर वो कह दे कि बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बृजभूषण सिंह ऐसे ही हैं, तो जो इच्छा हो कर लेना, जो इच्छा हो कर देना और जांच समाप्त होगी। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मैं आज अहंकार में नहीं बोल रहा हूं। मेरे सामने कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं। दिल्ली में धरना पर बैठे पहलवान अब अपनी जिद के आगे मेडल लौटाने की बात कर रहे हैं। अब सीधा सवाल ये है कि अगर रेसलर्स मेडल्स वापस करना चाह रहे हैं तो ये उनका फैसला है, लेकिन जनता का सवाल ये है कि क्या उन मेडल्स के साथ वो देश की जनता का पैसा भी लौटाएंगे जो सरकार ने उन पर खर्च किया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश विदेश से मेडल लाने वाले पहलवानों के हम सब समर्थक और फैन रहे हैं। जब भी कोई भी मेडल आया हम सब ने जाति क्षेत्र से ऊपर उठकर उसे सेलिब्रेट किया। वो जीत सभी देशवासियों को अपनी सामूहिक जीत लगती है, क्योंकि मेडल लाने में पूरा तंत्र लगता है, लेकिन उस तंत्र को दरकिनार कर कोई उस मेडल को व्यक्तिगत मेडल बताकर देश पर एहसान थोपने लगे। ऐसे में वो तंत्र जो वर्तमान को साधते हुए भविष्य के टैलेंट पूल को लचर कर रहा है, क्या उस तंत्र को ब्लैकमेल होने देना चाहिए? बीते दिनों राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे पीएम विरोधी सभी एक साथ दिखने लगे। लगभग सभी राजनीतिक धुरंधर एक एक कर जंतर मंतर पे पहुंचने लगे। प्रदर्शन के बैकड्रॉप में हो रही प्लानिंग भी अब छिपी नहीं रह गई, लेकिन बावजूद इसके तमाम कोशिशों के अगर जनता का सेंटीमेंट्स इस बार रेसलर्स के साथ नहीं जा रहा, ना ही इस बार वो ट्रैक्टर जुटते दिखे जिन्हें मोबिलाइज करने की कोशिश हुई, तो उसके पीछे भी कोई वजह जरूर ही होगी। शायद जनता ने भी पहलवानों के पुराने वीडियो क्लिप देख ही लिए होंगे, क्योंकि अब विरोधाभास साफ दिखता है। शुरुआत से ही पहलवानों ने पहले कानूनी प्रक्रिया को बाईपास करके सिंपैथी बटोरनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट से मनमाफिक आदेश नहीं मिलने पे वापस से गेंद खाप पंचायतों के पाले में डाल दी गई। लेकिन खाप पंचायत भी कैसे साथ हैं? जिन खिलाड़ियों का हक मारकर ये ओलंपिक में सीधी एंट्री चाहते हैं, वो भी तो उन्हीं खाप पंचायतों से आते हैं। बहरहाल अब बात सिंपैथी से आगे बढ़ती हुई सरकार को ब्लैकमेल करने तक पहुंच गई है। देखिए, पहलवानों ने देश को नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में मेडल दिलाए हैं और इसको स्वीकार करने में किसी को जरा भी गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सरकार और फेडरेशन के समर्थन के बिना संभव था? उदाहरण के लिए पिछले 5 वर्षों में ही केवल रेसलिंग में ही सरकार द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें विदेशों में ट्रेनिंग, फॉरेन स्पोर्ट्स टूर्स, टारगेट ओलंपिक, पोडियम स्कीम्स जैसे इनिशिएटिव भी शामिल हैं। जबकि जिन अखाड़ों द्वारा रेसलर्स को आगे करके फेडरेशन और सरकार को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें भी पहलवानों की ट्रेनिंग के एवज में करोड़ों रुपए दिए गए।
रेसलर्स को इस सेल्फ ऑब्जर्वेशन से बाहर आना होगा कि मेडल्स जीतने में एकमात्र उन्हीं का योगदान है, क्योंकि रेसलर्स तो पहले भी इन इवेंट्स में हिस्सा लेते थे, लेकिन उन्होंने तो इतने मेडल्स नहीं जीते थे। अब सीधा सवाल ये है कि यदि रेसलर्स मेडल्स वापस करना चाह रहे हैं तो ये उनका फैसला है, लेकिन जनता का सवाल ये है कि क्या उन मेडल्स के साथ वो देश की जनता का पैसा भी लौटाएंगे जो उनकी ट्रेनिंग में सालों खर्च किए गए। क्या वो उन खिलाड़ियों के वो साल लौटा पाएंगे जिनके स्थान पे इन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। वो सरकारी नौकरियां जो किन्हीं और खिलाड़ियों को मिल सकती थी, क्या वो लौटाई जा सकेंगी? यदि हाँ तो वो स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं, और यदि नहीं तो उनके पास अपने स्वार्थ के लिए सरकार को ब्लैकमेल करने का कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।